दोस्तों, जब भी हम भारत देश की बात करते हैं हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। एक तो वो भारत जो गुलाम देश था, जो अंग्रेज़ों की गुलामी करता रहा बहुत सालों तक। फिर हमारे दिमाग में एक बात आती है आज़ाद देश की, जिस देश में हम अब जी रहे हैं, जो एक सॉवरेन देश है जहाँ की सरकार अपने फैसले खुद करती है। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे हुई, हमें कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हमने कौन कौन सी खुशियों को भी मनाया है, हमने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे देश का पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी कॉलोनियल इंडिया की। तब हमारे देश की क्या हालत थी और जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को जो देश दिया था, जो डोमिनियन स्टेटस से चेंज होकर हमें उन्होंने एक सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री हमें दी थी, तब हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति क्या थी। तो शुरुआत हम करेंगे कॉलोनियल एरा से, उस इंडिया की जो एक गुलाम देश था। तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो हमारे देश में दो ही इंडस्ट्रीज थी। हमारे देश में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते थे कि वो वर्ल्ड ओवर जाते थे। हम उनको एक्सपोर्ट करते थे और पूरी दुनिया में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस थे। जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो उन्होंने हमें गुलाम बनाने के लिए एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी। उस पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया? उस पॉलिसी के तहत उन्होंने जो इंडियन इंडस्ट्री थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन को शुरू कर दिया। जो हमारे देश में रॉ मटेरियल था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अपने देश में, ब्रिटेन में। और इसी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने की वजह से ब्रिटेन में तब आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वहाँ उनकी इंडस्ट्रीज जो थी वो फ्लरिश करनी शुरू हो गई थी और हमारी इंडस्ट्रीज उल्टा बहुत सफ़र कर रही थी। जब रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन जाना शुरू हो गया तो हमारे देश में रॉ मटेरियल की कमी होनी शुरू हो गई और हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो थी वो डीजनरेट होनी शुरू हो गई। और इससे और बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे देश में आई वो ये थी कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी शुरू हो गई। अब वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी जो ब्रिटेन में फ्लरिश करना शुरू हो गई थी, उनके प्रोडक्ट्स को वो इंडिया में लाना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो इंडिया को उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इंपोर्टर बना दिया और रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बना दिया। और इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमारे देश से होने लगा था ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया जो एक वक्त पर सोने की चिड़िया कहलाता था वो अब कंगाल होना शुरू हो गया था। तो ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ने हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगाया था। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी, उसके क्या फीचर्स थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ हमारी इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। यहाँ पे फ्यूडलिज्म सिस्टम चल रहा था, यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली फेमाइन्स आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे। तो देख लेते हैं इन सभी फीचर्स को एक एक करके कि इनके क्या डिटेल्स हैं और इनके क्या इफेक्ट्स हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहे थे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा पैरामीटर था वो था पर कैपिटा इनकम। तो हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 230 रुपीज़ के अराउंड। एक बंदा हमारे देश में सिर्फ 230 रुपीज़ कमा रहा था उस वक्त पर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारे देश की हालत कितनी ज़्यादा अंडर डेवलप थी। और हम तब कंप्लीटली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, और वो एग्रीकल्चर जिसमें ऑलरेडी बहुत हद तक एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी थी। इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे देश में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी और जो थी भी वो बहुत अंडर डेवलप थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस कर चुके थे। हमारे देश में जो रॉ मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो चुका था, यहाँ पर उस चीज़ की कमी हो चुकी थी। तो अंडर डेवलप की अगर हम बात करें तो उसका हम लेवल नाप भी नहीं सकते, हम इतने ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थे उस वक्त पर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी की। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी में अगर हम जिस पैरामीटर को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं उस पैरामीटर का नाम है पर कैपिटा इनकम। जैसे हमने पीछे भी बात की है, तो पर कैपिटा इनकम जो ऑलरेडी इतनी कम थी वो माइनस में जा रही थी कमिंग सब्सिक्वेंट ईयर्स में। जैसे जैसे हमारे साल गुजर रहे थे वैसे वैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बजाय और कम होती जा रही थी। हमारे देश में गरीबी का कोई अंत नहीं बचा था। फूड फेमाइन्स हो रहे थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, बच्चों में मेल नरिशमेंट हो रही थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी थी, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही थी, इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं थी। तो हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम आते आते वो नेगेटिव में उसकी ग्रोथ जानी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी की। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक तो आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी जमींदारी सिस्टम। जो एक्चुअल लोग खेतों में काम करते थे उन लोगों के पास ओनरशिप राइट्स नहीं थे। जो ओनरशिप राइट्स थे वो जमींदार के पास थे और जमींदार हर हद तक उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। जो जमींदार थे वो फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो फिर देते थे ब्रिटिशर्स को। उन्होंने महलवाड़ी, रौतवाड़ी ऐसे सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटलिज्म।
हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। उसमें वही प्रोडक्ट्स बनाते थे जो उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए थे। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी कमर्शियलाइजेशन हो गई थी। सिर्फ वही चीजें उग रही थी जो वो एक्सपोर्ट करने वाले थे ब्रिटेन को। तो यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो थी वो बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे देश में भूखमरी होनी शुरू हो गई थी। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेज जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स। है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो throne पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार करें। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। फूड प्रॉब्लम तो हमारे देश में बहुत हद तक फैली हुई थी। हमारे देश के लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो हमारी मेन फूड क्रॉप से वीट थी, राइस थी, उन सब की प्रोडक्शन बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो कमर्शलाइजेशन के अंडर कमर्शियल क्रॉप्स को ही उगा रहे थे। इसके बिना हमारी जो मार्केट्स थी वो बहुत लिमिटेड हो चुकी थी। हमारी मार्केट जो थी, जो एक्सपोर्ट का हमारा काम था, वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित होकर रह गया था। हम और किसी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और हमारे देश में जो मार्केट थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ने, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बनते थे तो वो चीप भी होते थे हमारे इंडियन गुड्स के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर जो मार्केट थी ब्रिटेन्स ने अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से कैप्चर कर ली थी। और यहाँ पर हमें कमी हो गई थी लेबरर्स की भी, जो स्किल्ड हों, क्योंकि वो सारे लेबरर्स अब एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए थे। अब ये जो सारी सिचुएशंस हैं, यहाँ से जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा आई थी फ्रीक्वेंट फेमाइंस की। हमारे देश में 1858 से लेकर 1908 तक 20 बार फेमाइंस आ चुके थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की सिचुएशन क्या थी। 20 बार फेमाइंस आना मतलब यहाँ पर कोई भी एडल्ट, कोई भी चाइल्ड अब हेल्दी नहीं बचा था। हम 100% अंडर नरिश्ड चल रहे थे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको हम हेल्दी की कैटेगरी में इंक्लूड कर पाएँ। तो यहाँ पे, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था। इसका जो रीज़न था वो सबसे बड़ा यही था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि यहाँ पर फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो चुकी थी। एक और भी बड़ा रीज़न था, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ में इंडिगो कल्टिवेशन होनी शुरू हो गई थी। तो वहाँ की जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो इंडिगो कल्टिवेशन की वजह से इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि वहाँ पर अब जो फूड प्रोडक्शन हो भी रही थी उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। तो ये कुछ ऐसे रीजंस जो थे वो बन गए थे, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत फ्रीक्वेंटली फेमाइंस आने शुरू हो गए थे। दोस्तों, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कुछ इंडस्ट्रीज तो थी जो चल रही थी 1900s में। जैसे 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हमारे देश में इस्टेब्लिश हुई थी। कॉटन इंडस्ट्री थी, जूट इंडस्ट्री थी। लेकिन उनमें से भी जो एक दो इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश ओन्ड ही थी। जो इंडियन के कंट्रोल में इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी। तो 3-4 ही इंडस्ट्रीज थी, उनमें से भी कुछ ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। तो हमारे देश की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे कंट्रोल के अंडर थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो अगर हम बात करें, इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ था तब सिर्फ 2.7 लाख करोड़ थी, वर्सेस अगर हम आज की जीडीपी देखें तो वो जीडीपी 100 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये जो सफ़र है जो हमने तय किया है, ये सफ़र में हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया और हमने बहुत अचीवमेंट्स भी, बहुत माइलस्टोन्स भी अचीव किए हैं। तो अब हम बात करेंगे उस भारत की जो भारत आज़ाद हो गया था। और अब हमें आज़ादी पाए हुए भी 75 साल हो चुके हैं और अब इंडिया एंटर कर गया है अपने अमृत काल में। 100 वर्ष हो जाएंगे हमें 25 साल तक। तो 75 साल का जो हमने टाइम स्पेंड किया है उसमें हमारे देश की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस कर चुका था कि भारत ने सोशलिज्म इकोनॉमी की तरफ हमारा झुकाव होना शुरू हो गया था। तब हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो खुद एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के पर्सन थे। तो उन्होंने सोशलिज्म को ही ज़्यादा हमारे देश में प्रमोट करना चाहा। और इसके अलावा ये भी एक रीज़न था कि तब प्राइवेट लोगों के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो प्राइवेटली अपनी कंपनीज को बना सकें। तो इसलिए इंडिया ने तब मिक्स्ड इकोनॉमी को ज़रूर अडॉप्ट किया था। प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया था कि आप जितना चाहें ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मेजरली हमारी जो आइडियोलॉजी थी, उसका जो झुकाव था वो सोशलिज्म के तरफ था। तो 1950s में
हमारे देश में प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुई थी और इसको हेड किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने। तो तब से हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स का सिलसिला शुरू हो गया था। तो 1951 से लेके 1956 तक हमारे देश का पहला 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था और 1951 से लेके 2017 तक हमारे देश में प्लानिंग कमीशन के अंडर 5 ईयर प्लान बनते आए हैं। उसके बाद हमारे देश में उसको रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग के साथ और उसके बाद प्लानिंग कमीशन हमारे देश में खत्म हो गई थी और अब हम 5 ईयर प्लान्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक 5 ईयर प्लान का जो ग्रोथ हुआ था उस प्लान में, उसका ये चार्ट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 तक, यहाँ अगर हम उसकी बात करें तो जो हमारी हालत थी, इस प्लान में हमारा फोकस रहा था एग्रीकल्चर। यहाँ हमने बात की थी फूड शॉर्टेज की, यहाँ पर हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश की थी ताकि कम से कम हम फूड शॉर्टेज को कम कर सकें, फेमाइन्स की फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकें। लेकिन जो सेकंड प्लान था जो 1956 से शुरू होता है और 61 तक खत्म होता है, इस प्लान को हम बोलते हैं नेहरू महलानोबिस प्लान। तो महलानोबिस हमारे देश के बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे। तो इस प्लान में नेहरू जी ने महलानोबिस के साथ ये प्लान बनाया था कि हम अब फोकस करेंगे इंडस्ट्रीज पर। तो इस प्लान से हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन आनी शुरू हुई थी। तो यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है, तो इस पे हमने फोकस करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर हमारे देश में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी एस्टेब्लिश भी हुई थी। लेकिन अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 1951 से लेकर 80s तक हमारे जो देश की ग्रोथ है वो एक स्टेगनेंट ग्रोथ हो गई थी। हम ग्रो जरूर करे थे लेकिन हम एक फिक्स्ड रेट पर ग्रो कर रहे थे। अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो फिक्स्ड रेट कुछ 3% के आसपास आएगा। तो ये जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, इसे हमने नाम दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बेसिकली था क्या, 1978 में प्रोफेसर राजकृष्ण ने ये टर्म को बनाया था और तब के कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये क्लेम किया था कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आइडियोलॉजी की वजह से, उसी की वजह से हमारे देश में लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। उन्होंने ये क्लेम किया था कि इंडिया कभी भी इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा अगर हम कुछ बेटर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे। और ऐसा हुआ भी था। 1980s तक हमारे देश की जो ग्रोथ हुई वो 3% एवरेज के अराउंड ही चल रही थी। तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे इसी चार्ट के ऊपर जिसमें हमने बात की है प्लान्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 3 बार हमारे देश में एनुअल प्लान्स भी बने हैं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो हमारे देश में 1960s के अराउंड, 1980s के अराउंड और 1990s के अराउंड 3 बार हमने एनुअल प्लान्स को भी फॉलो किया है। तो उन एनुअल प्लान्स के क्या कॉजेस थे, हम उस बेसिस पे पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ कहाँ पर फ्लक्चुएट की है और उन एनुअल प्लान्स के बाद जो हमारे देश की ग्रोथ हुई है उससे हमारे देश के प्रेजेंट पर और फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वहाँ पर अब 1960s में हमारे देश में 2 वॉर्स हो चुकी थी। हम चाइना के साथ भी वॉर कर चुके थे, हम पाकिस्तान के साथ भी वॉर कर चुके थे, हमारे जो करंट नेबर्स थे। तो हमारे देश के जो रिसोर्सेज थे वो वॉर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, जो एक्चुअल में तब फूड ग्रेन्स और हमारी गरीबी हटाने में यूज होने चाहिए थे। तो एक तो ये बड़ा रीजन था। जो सेकंड बड़ा रीजन था वो ये था कि तब हमारे देश में ड्रॉट्स आ गए थे 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, 1965 के अराउंड। उसके बाद हमारे देश में 2 साल कॉन्टिन्यूसली ड्रॉट्स का हमें सामना करना पड़ा था। यहाँ पर लैक ऑफ रेनफॉल हो गई थी जिसकी वजह से एवरेज प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी, जिससे फूड प्रॉब्लम हमारे देश में और भी ज़्यादा एग्रेवेट होनी शुरू हो गई थी। तो हमारे देश में 2 बड़े रेवोल्यूशन आए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वाइट रेवोल्यूशन की। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ था 1946 में। जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। ट्रेडर्स जो थे, जो मिडलमैन थे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे। तो वो मिलकर गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। तो उन्होंने उनको आइडिया दिया कि आप इन ट्रेडर्स और मिडलमैन को बीच में से निकाल दें और आप अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए जिसे हम आज अमूल के नाम से जानते हैं। तो तब से हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ। हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई और आज इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में से एक माना जाता है। और आज अगर आप देखें तो हमारे देश में कभी भी हमें दूध की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये जर्नी जो है वो शुरू हुई थी 1946 में जब अमूल एस्टेब्लिश हुआ था। तो व्हाइट रेवोल्यूशन ने हमारे देश के फार्मर्स की जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और सेकेंड जो बड़ा रेवोल्यूशन हमारे देश में आया था उसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो तब हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो प्रोडक्शन थी, वो बहुत कम हो चुकी थी, वो हमें पता है। तो उसका सोल्यूशन निकालते हुए फोर्ड टीम को इंडिया बुलाया गया। उन्होंने यहाँ पर आकर रिसर्च करी तो उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली कि यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस की ज़रूरत है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पर हमने HY सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स
और मॉडर्न इक्विपमेंट्स को हमने लाने की कोशिश करी। तो MS स्वामीनाथन जी जो हमारे इंडिया के बहुत फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और हमारे देश में फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। हमारे देश की जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो कम होनी इवेंचुअली 1980s के बाद शुरू हो गई और हमने उस फूड प्रोडक्टिविटी को इतना कम कर लिया कि तब हम इंपोर्ट करने के भी सिचुएशन में आ गए थे। हमारे देश में सब्सिक्वेंट बफर स्टॉक्स बनने शुरू हो गए थे और उसके अलावा हम बाकी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया था। तो 1980s के अराउंड ये चेंज जरूर आया हमारे देश में, फार्मिंग से रिलेटेड जो चेंजेस थे वो आने शुरू हो गए थे। हमारे जो दो बड़े लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका देहांत हो गया था जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसके बाद हमारे देश में प्रोसेस शुरू हुआ नेशनलाइजेशन का। हमारे देश में एयरलाइंस नेशनलाइज हुई और हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स भी नेशनलाइज हो गए थे। ये हमारे देश में इस स्टेप को फॉलो करने से बहुत पॉजिटिव चेंजेस उस वक्त में आए थे। तो 1980s को हम वो ईयर मानते हैं जहां से हमारे देश में कुछ ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए थे जिन्होंने हमारे देश की आज की सिचुएशन को फ्रेम किया है। हमारी आज की जो प्रगति है, हमारे देश की आज की जो सिचुएशन है, हम एक बहुत डेवलपिंग कंट्री में अब इंक्लूड हो गए हैं, तो इसका जो श्रेय है वो 1980s के बाद जो रिफॉर्म्स आए थे उसमें जाता है। तो 1990s में हमारे देश में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। अब पहले हम बात करते हैं कि उसके क्या रीजंस रहे हैं। तो 1990s में असल में हुआ क्या था कि इंडिया जो मेजर एक्सपोर्ट करता था वो करता था रशिया को। तो रशिया में तब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। हमारे देश में फॉरेन जो रिजर्व्स थे वो आने कम हो गए थे। और दूसरी तरफ अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट हम मेजरली तब कर रहे थे क्रूड ऑयल, और वो क्रूड ऑयल हम लेते थे गल्फ कंट्रीज से, और तब गल्फ वॉर हो गई थी 1990s के अराउंड, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि हमारे देश का जो इंपोर्ट था वो हमारे लिए महंगा हो गया था और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो तब हमारे देश में हुआ था BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। हमारे देश में तंगी हो गई थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। और दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंटली काम कर रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें लॉसेस होने शुरू हो गए थे। तो तब हमारे देश में 1990s में सरकार थी नरसिम्हा राव जी की और हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन दोनों ने फिर बात की IMF से और तब हमने IMF से हेल्प मांगी लोन लेने की, और उन्होंने हमें लोन लेने से पहले हमारे आगे कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने हमें बोला कि आप अब अगर हमारी ये शर्तें मानते हैं तब हम आपको लोन देंगे, और इंडिया ने तब उन शर्तों को माना था जिसे आज हम LPG पॉलिसी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंडर बेसिकली क्या हुआ था, हमारे देश का जो प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परमिट्स लगाए गए थे। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे देश में जो प्राइवेट लोग थे वो इंडस्ट्रीज लगाने में हेजिटेट कर रहे थे। तो उन परमिट्स को कम करने की लिबरलाइजेशन में बात हुई और बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं उनके ऊपर से परमिट्स को हटा दिया गया, और ये कम होते होते आज सिर्फ 2 या 3 इंडस्ट्रीज ही बची हैं जिनको लगाने के लिए हमें परमिट्स लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट फिर जो अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो प्राइवेटाइजेशन में बात हुई उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो इनएफिशिएंटली बिहेव कर रही हैं, जो हमें प्रॉफिट देने की बजाय हमें लॉसेस में डाल रही हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ की इनएफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए उनमें डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई। तो डिसइन्वेस्टमेंट के अंडर जो उनके शेयर्स थे वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए गए ताकि प्राइवेट लोग अपने प्रॉफिट मोटिव्स के साथ काम करें और उनको प्रॉफिटेबल बना सकें। फिर बात हुई ग्लोबलाइजेशन की। तो हमारी जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का, हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस की, तो इसलिए हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस से लेकर 1990s तक ऑलमोस्ट एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम देशों के साथ ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड ट्रेड होना शुरू हो गया था, तो इंडिया को उसका हिस्सा बनना ही पड़ना था, नहीं तो हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी। तो थर्ड जो इनिशिएटिव LPG पॉलिसी के अंडर लिया गया वो इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी बनाने का इनिशिएटिव लिया गया। तो इन जो 3 बड़े रिफॉर्म्स जो हमारे देश में आए, इनकी वजह से हमारे देश में क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आए, किस किस एस्पेक्ट में आए और उन्होंने हमारी ग्रोथ को क्या इफेक्ट किया, वो हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले जिस एस्पेक्ट की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की। मैंने आपको इंडिपेंडेंस से पहले की पर कैपिटा इनकम भी बताई थी जो कुछ 250 रुपीज़ के अराउंड थी। तो तब नेशनलाइजेशन के बाद, ये LPG पॉलिसी फॉलो होने के बाद अगर आप देखेंगे इस चार्ट में, तो जो ग्रोथ है हमारी वो किस फ्रीक्वेंसी से बढ़ी है। हम कुछ 250 से अराउंड आज 2500 के अराउंड आए हैं
हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है हमारे देश के लिए, लेकिन अगर हम अपने ही देश के लेवल को उसको रिलेटिव टर्म्स में लेने की कोशिश करें तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं पर कैपिटा इनकम की टर्म्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो 1990s में क्योंकि हमारे देश में फूड क्राइसिस भी था, हमारे देश में फूड की सप्लाई इतनी कम थी कि उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी। तो तब हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, वो 12% से भी ऊपर चला गया था। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो जो फर्स्ट उसका पॉइंट है वो इंडिकेट करता है 12% से भी ज़्यादा को। तो तब से लेकर 10 साल का जो टाइम पीरियड है वो हमने तय किया और उसमें जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो कम होना शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक हम कभी भी उस इन्फ्लेशन रेट पर नहीं गए हैं। हमारी इकोनॉमी उसके बाद थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हो गई थी और वो ड्रास्टिक जो चेंज आया था इन्फ्लेशन रेट में उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था हमारी इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज शेयर इन फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड में शेयर था वो बहुत कम था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेजरली रशिया को ही एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ, हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशन बनाने शुरू हुए और आज इंडिया बहुत सारी कमोडिटीज़ में एक टॉप एक्सपोर्टर है। हम नंबर 1 पे हैं बहुत सारी एक्सपोर्ट की इकोनॉमीज़ में। फिर हमारे यहाँ बात आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम थी, 103 मिलियंस के अराउंड थी। और अगर आप सिचुएशन देखें तो 1990s के बाद तो जो चेंज आया वो तो आना ही था क्योंकि हम एक ओपन इकोनॉमी में चेंज हो गए थे। अगर आप अब की भी सिचुएशन देखें तो मोदी सरकार ने बहुत कोशिश की है हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की। तो तब से लेकर अब तक जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। अब हम कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करने से पहले हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हमारे पास फंड्स कहाँ से आएंगे। हमारे पास इतना सफिशिएंट शेयर है कि हम कम से कम जो हमारी नीड की हमारी कमोडिटीज़ हैं हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। तो जब हमने ये रिफॉर्म 1990s में लाए थे तब हमारे देश में इतनी कम फॉरेन रिजर्व बचे थे कि हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही इंपोर्ट कर सकते थे। हम इतनी बुरी सिचुएशन में चले गए थे और तब से लेकर अब तक अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करने की बजाय यहाँ पर हम कंपेयर करें अपनी ही इकोनॉमी से तो आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ आप इस ग्राफ में देखिए कि आपको पता चल जाएगा इस ग्राफ को देखकर कि हमने किस गति से ग्रो किया है 1990s के बाद। हम इस ग्राफ में अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो हम कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे और आज हमारा ग्राफ कहाँ तक पहुँच चुका है। इंडिया की जो ग्रोथ की गति है वो किस रेट से आगे बढ़ रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन 1990s के बाद भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया था। तो 1990s के जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने हमारे देश में बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो हमारी इकोनॉमी उसके बाद एक कांस्टेंट रेट पे ऑलमोस्ट ग्रो कर रही थी। हमारा पर कैपिटा इनकम एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रहा था। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो वो भी एक कांस्टेंट रिजर्व पे ग्रो कर रहा था। फिर हमारे देश को जो धक्का लगा वो लगा 2016 में। दोस्तों आप सबको याद होगी वो रात 20 नवंबर की जब 8 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर रात को टीवी पे लाइव आए थे और उन्होंने हमें बोला था कि हमारे जो देश में 100 और उससे बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वो हमारे देश में अब बंद होने वाले हैं। बहुत लोगों को उस बात ने इफ़ेक्ट किया था और हमें कुछ वक्त का टाइम दिया गया था कि आप अपने नोट्स बैंकों से जाकर चेंज कराएंगे। और उसके बाद उसके ही अगले साल हमारे देश में आया था एक बहुत बड़ा चेंज जिसे हमने नाम दिया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। हमारा पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो गया था। तो उसने जो इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे डाला अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी के आने से हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कम हुई थी, बिल्कुल हुई थी। 2016-17 के बाद कुछ साल हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होनी शुरू हो गई थी। उसके और भी रीजन थे, जैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं था लेकिन वहाँ पर भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला था। हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए थे। तो और भी रीजंस थे लेकिन जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन क्योंकि वो इतने बड़े चेंजेस थे तो उन्होंने हमारे ग्रोथ के ऊपर भी चेंज बहुत डाला था और तब हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड जानी शुरू हो गई थी। उसके बाद जो पूरे हमारे देश में हुआ, मैं देश नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी पूरे वर्ल्ड में हुआ, जिसने पूरे वर्ल्ड को एक जगह पर ठहरने पे मजबूर कर दिया और वो हुआ था 2019 में जब सबसे पहले चाइना में कोरोना वायरस फैला था और 2020 में जब इंडिया ने पहला अपना लॉकडाउन लगाया था। उस एक महीने का जो वक्त था वो हमारे देश ने जो तंगियों के साथ बिताया है हम उस वक्त को कभी भूल नहीं सकते। तो 2020 में जो कोरोना वायरस आया था उसके बाद हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसमें बहुत बड़ा एक स्लम्प आया था।
हमारा जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर था उसमें हमने नेगेटिव ग्रोथ का सामना किया था। हमारी ग्रोथ -24 में चली गई थी। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी जो ग्रोथ थी वो -24 में चली गई थी, फिर वो -7 पे आ गई थी सेकेंड क्वार्टर में, और उसके बाद फिर हम पॉजिटिव में आना शुरू हुए थे। उसका जो इफेक्ट है वो हमारे देश पर बहुत ज़्यादा हुआ था। तब सब कुछ रुक गया था, सारी इंडस्ट्रीज रुक गई थी, सब कुछ रुक गया था। जो एक लौता सेक्टर जो उस वक्त ग्रो कर रहा था वो था सिर्फ एग्रीकल्चर। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी, उसके बिना सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन 2021-22 में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी। हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था $400 बिलियन एक्सपोर्ट्स का। इंडिया ने पहली बार उस टारगेट को अचीव किया था, और इंडिया ने वो अपने जो टाइम पीरियड हमने रखा था उसको अचीव करने का उससे 9 दिन पहले ही उस टारगेट को अचीव कर लिया था। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। हम कोरोना वायरस से डील करने के बाद एक्सपोर्ट में हमारा इतना बड़ा इंक्रीज आया था। द वर्स्ट इज येट टू कम, मेनी कंट्रीज में फेस रिसेशन। ये IMF की एक रीसेंट रिपोर्ट में जो वहाँ के हेड हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अभी तो रिसेशन जो है वो शुरू होने वाला है एक वर्ल्ड लेवल पे। हमारी सारी मेजर इकोनॉमीज जो हैं वो हमारे आने वाले साल में 2023 में वो रिसेशन का सामना करने वाली हैं। तो इन सारी सिचुएशन में अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखेंगे तो इंडिया की जो फोरकास्ट हुई है 2023 की IMF की तरफ से, तो हमारे यहाँ पर भी उन्होंने उसमें डिक्लाइन जो है वो लाया है। तो इंडिया की जो फर्स्ट ग्रोथ फोरकास्ट हुई थी IMF की तरफ से वो हुई थी 8.2 पे, फिर उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया 7 के अराउंड, और अब उन्होंने उसको रिड्यूस करके 6.8 के अराउंड कर दिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे देश में भी ग्लोबल स्लो डाउन का कुछ तो इफेक्ट होगा, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। जब बाकी देशों में स्लो डाउन आएगा तो हमारी कंट्री पे भी उसका कुछ असर तो होगा। लेकिन इंडिया को बोला जा रहा है एक ब्राइट स्पॉट ऑन डार्क हॉरिजॉन। जब वर्ल्ड ओवर सारी कंट्रीज रिसेशन का सामना कर रही होंगी, ग्लोबल लेवल पर एक स्लो डाउन हो रहा होगा, तब भी इंडिया में रिसेशन आने के चांसेस बहुत कम हैं। इंडिया सर्वाइव कर पाएगा इस रिसेशन को। हमारे कमिंग ईयर में 2023 में स्लो डाउन तो ज़रूर होगा, उससे हम रोक नहीं सकते, दैट इज़ इनएविटेबल फॉर आवर इकोनॉमी। बट अगर हम बात करें रिसेशन की तो इंडिया रिसेशन फेस नहीं करेगा, यही सारी रिपोर्ट्स फोरकास्ट कर रही हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े मान की बात है कि हमारी इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन में भी सर्वाइव करेगी। तो यहाँ अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो सभी पैरामीटर्स की अगर आप बात करें तो सभी पैरामीटर्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट तो ज़रूर होगी, लेकिन वो इतनी नहीं होगी कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए। वर्सेस अगर हम चाइना की भी बात करें जो एक वर्ल्ड पावर बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, तो वहाँ पर भी उनकी भी जो ग्रोथ है वो भी आने वाले सालों में कम होने वाली है। तो इंडिया अब चाइना से भी आगे रहेगा ग्रोथ के मामले में। तो अगर इसी गति से हम ग्रो करते रहे तो हमारे देश में रिसेशन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो 2025 तक इंडिया ने सपना देखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो हमारे देश का सपना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है, हमारी सरकार का सपना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रियलिटी चेक्स को लें तो यहाँ पे रियलिटी चेक ये है कि अगर हम फिस्कल ईयर 20 से लेकर 24 तक 11% से ज़्यादा के रेट पर ग्रो करते हैं, जी दोस्तों 11% से ज़्यादा अगर हम ग्रो करेंगे तभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे 2025 तक। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आने वाला है ग्लोबल रिसेशन, जिससे होने वाला है स्लो डाउन। तो स्लो डाउन में हमारा जो फोरकास्ट IMF की तरफ से है वो है 6.8 का, जो हो सकता है कि आने वाले महीनों में और भी कम हो जाए। तो अगर 6.8 के रेट से हम ग्रो करेंगे तो हमारा ये सपना किस हद तक पूरा हो सकता है, ये आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन इंडिया अपने लेवल पर बहुत कोशिश कर रहा है इस सपने को पूरा करने की, तो हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। हम अभी 2022 में हैं, तो 3 साल में हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉजिटिव भी हो जाए कि हम उस 5 ट्रिलियन के सपने को पूरा कर लें। लेकिन ग्लोबल रिसेशन से जो उस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा हम उसको भी इग्नोर इस पॉइंट पर नहीं कर सकते। तो ये तो थे हमारे ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम बात करेंगे पैटर्न की। तो दोस्तों आप किसी भी इकोनॉमी की बात कर लीजिए, आप चाइना की बात करिए या आप किसी भी इकोनॉमी की जो डेवलपिंग से एक डेवलप नेशन बना है, तो वहाँ पर जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो क्या होता है? सबसे पहले वहाँ पर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो डोमिनेंट सेक्टर रहता है, फिर उस कंट्री में आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर उनका सर्विस सेक्टर ग्रो करता है। और यही हमारा नॉर्मल पैटर्न रहा है सभी कंट्रीज़ का। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, अगर आप ध्यान देंगे इस फर्स्ट ग्राफ के ऊपर, जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रेट पर ग्रो किया है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेक्टर की अगर आप देखेंगे बात,
तो इंडस्ट्री सेक्टर एक नॉर्मल पेस पे ग्रो कर रहा है, उसमें कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा सर्ज हमें देखने को नहीं मिला है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। इसका मतलब है कि हम डेवलप होने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सेक्टर है सर्विस सेक्टर। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पैटर्न है दैट इज सर्विस ड्रिवन पैटर्न। हम सर्विस सेक्टर के सिर पे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज की बात करें तो वो ग्रो करती हैं इंडस्ट्री सेक्टर के सिर पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का। तो यहाँ पर अगर आप चाइना की ग्रोथ के साथ भी कंपेयर करें तो चाइना में जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो मोर और लेस सिमिलर है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑन द बेस, वो उसका कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो अपने लेवल पर एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन जो सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर है उसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो आसपास ही है, उनके जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। वर्सेस अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर एक लिमिटेड रेट पर ग्रो करता है और सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा रेट पर ग्रो कर रहा है। तो इंडिया का जो ग्रोथ पैटर्न है वो एक सर्विस लेड इकोनॉमी का ग्रोथ पैटर्न है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ, हम आपके लिए और ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। मुलाकात होगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।